हेलो बच्चों, आज के इस अंक में हम देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले गणित विषय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके हलों को। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों का एक वर्गाकार व्यूह बनाना चाहते हैं। व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए। बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी? तो बच्चों यहाँ करना क्या है, एक आपको वर्गाकार व्यूह की रचना करनी है और कितने सैनिकों से करनी है? 36,562 सैनिकों से। यानी कि हमें इन सैनिकों को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जितनी पंक्तियाँ हों प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हों। तो इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना होता है। और यहाँ हमें ज्ञात करना है कि व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो वो सैनिक जो बचे हुए थे वो कितने थे। तो हम जब इनका वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल निकालने के बाद यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसमें कि जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ संख्या अवशेष बच जाएगी। वही अवशेष संख्या जो होगी बचे हुए सैनिकों की संख्या होगी। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो बच्चों, जब हम कुल सैनिकों की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे और दाएं से दो दो अंकों के जोड़े बना लेंगे। तो इस प्रकार हमारे 3 जोड़े बन गए और पहला जोड़ा जो है वो एक ही संख्या का है, एक ही अंक का है। तो यहाँ पर 3 है, इसे हम 1 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 2, 3 - 1 2 और अगला जोड़ा उतरेगा 65। इसके बाद हम यहाँ कौन सी संख्या लेंगे? 9 लेंगे। तो 9 लेंगे तो यहाँ 9 लेना पड़ेगा और 29 में 9 से गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 261। यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। घटा लेंगे, यहाँ जोड़ते हैं और यहाँ पर घटाते हैं तो ये 8 और 3 38 आ गया। यहाँ आपका 4 बच गया। अगला जोड़ा है 62। तो यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो ये एक बार भाग जाने वाला है, यानी आपको यहाँ मिल जाएगा 381 और यहाँ 1 आएगा। इसे आप घटा लेंगे, यानी यहाँ जो बचे हुए सैनिकों की संख्या है वो हमारी अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 81 हो जाएगी और 81 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये विकल्प जो होगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है, 6,750 का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो मूलधन है वो क्या है? रुपये 6,750 और दर जो होती है वो आर है, 6 सही 2/3% वार्षिक। इसे हम अगर साधारण भिन्न बदलेंगे तो 3 × 18 और 2 20, 20/3% वार्षिक हो जाएगी। और समय जो हमारा n है वो 3 वर्ष का है और हमें ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें पहले चक्रवृद्धि मूल मिश्र धन ज्ञात करना होगा, या फिर डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। तो हम पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर लें। A = P × 1 + R/100 पावर n। तो ये फार्मूला आप जानते होंगे बच्चों। यहाँ P क्या होता है? मूलधन, यानी 6,750 हो जाएगा। 1 + R, R यहाँ पर हमारी हो गई है 20/3, तो 20 ऊपर हो जाएगा और 3 कहाँ हो जाएगा? 100 के साथ। और n का मान कितना है? 3। इसे आप हल कर लेंगे तो 6,750 गुणे, इसे आप हल करेंगे तो 1 0 कैंसिल विथ 1 0, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। तो यहाँ आ गया 1 + 1/3 पच्चे 15, 1/15 घाते 3। और सरल कर लें तो ये बन जाएगा 6,750 गुणे, इसके हल करने पर मिलेगा 16/15 और घात में आ जाएगी 3। तो जब आप इसे सरल करेंगे 6,750 गुणे 16/15, 16/15 गुणे 16/15,
अब इसे आप सरल कर लें, 15 से इसे काट लें एक बार में, 15 चौका 60, 7 बचेगा, 15 पचे 75 और एक 0, फिर से 15 से कट जाएगा, 15 तियाँ 45 और एक 0, 15 से पुनः काट दें, 15 दूना 30। तो अब हमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16। तो इनका हम गुणा कर लेंगे, आपको 8192 प्राप्त हो जाएगा। और जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे, 8192 में हम 6750 को घटा देंगे, तो घटाने पे हमें मिल जाएगा 1442, और यही आपका सही उत्तर होगा जो कि आपको विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक समीकरण दिया गया है, समीकरण 7x + 5 = 3x + 29 में x का मान है। तो इसे हमें हल करना होगा। हमारा समीकरण है 7x + 5 = 3x + 29। तो हमें क्या करना है, जो सजातीय पद होंगे उनको एक साथ कर लेते हैं। तो यह सजातीय पद में एक ही पद है जो कि चर है 7x और 3x। तो 7x के पास 3x को कर देंगे तो इस साइड आने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस, और दाएं पक्ष में आपका 29 पहले से है, इस 5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -5। अब इसे और सरल कर लेंगे, तो 7x में से 3x माइनस होगा तो क्या मिलेगा, 4x, और 29 में से 5 माइनस करेंगे तो 24 मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से x का मान मिल गया 24/4। ये 4 जो x में गुणा था ये दाहिने पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, 24 में 4 से भाग हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 छक्का 24, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो यहाँ 12 ग्राम कितने प्रतिशत होगा 3 किलोग्राम का, ये बताना है। ऑप्शंस दिए हैं 0.4, 4, 8 और 6। तो सबसे पहले हम 3 किलोग्राम को बदल लें ग्राम में। 3 किलोग्राम में कितने ग्राम, 3 गुणे 1000, यानी कि 3000 ग्राम। अब बच्चों 3000 ग्राम है और 12 ग्राम इसका कितने प्रतिशत होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 12 को ऊपर रखेंगे, 3000 को हर में रखेंगे और 100 से गुणा कर लेंगे। इसी का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। तो इसे हल कर लें, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएंगे और इनको काटेंगे, 6 से कट जाएगा, ये 6 दूना 12 और 6 पचे 30। तो इस तरीके से आपको मिल गया 2/5, और दशमलव में निकालेंगे तो ये 0.4% आपको मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 में बेचने पर कितने का लाभ होगा या हानि। तो यहाँ बच्चों जो क्रय मूल्य है वो आपका है 1960 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है वो ₹1862 है। तो यहाँ कौन सी राशि बड़ी हो रही है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। तो आप देख रहे हैं कि 1960 बड़ा है, यानी क्रय मूल्य जो है बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। और जब भी क्रय मूल्य बड़ा होता है बच्चों तो क्या होती है, हमें हानि हो जाती है। लेकिन जब क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से तो वहाँ पर हमें लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ क्रय मूल्य बड़ा है तो हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और हानि कितने की हो जाएगी, हानि ज्ञात करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो 1960 में से आपको 1862 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ घटा लें, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, और ये हो गए 5, 15 में से 6 गया 9, और ये हो गए 8, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 98 रुपये की हानि आपको हो जाएगी। तो 98 रुपये की हानि आपको
ऑप्शन ए में दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, यह भी एक समीकरण है। समीकरण x/2 - 1 बराबर 2 में x का मान है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस समीकरण को सरल करना होगा। समीकरण है x/2 - 1 बराबर 2। तो यहाँ हम हल करने के लिए क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। हम इस 1 को पहले पक्षांतर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा x/2 बराबर 2 + 1। तो दाएं पक्ष में आपको मिल गया 3 और बाएं पक्ष में x/2। इसे और सरल कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह 2 आपका दाएं पक्ष में जाकर के गुणा हो जाएगा। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान कितना मिल गया बच्चों, 6 मिल गया और यह आपका विकल्प बी दिया गया है। बच्चों अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार भूखंड, भूखंड यानी जमीन का टुकड़ा, उसका परिमाप जो है वो 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के समान है। यानी यहाँ दो चीज़ें हैं, दो भूखंड हैं। एक भूखंड वर्गाकार है और जो दूसरा भूखंड है वो है आयताकार, जिसकी भुजाएं 35 मीटर और 15 मीटर हैं। तो आयताकार भूखंड के समान ये दिया गया है। तो आपको जो ज्ञात करना है, वर्गाकार भूखंड की एक भुजा है। तो वर्गाकार भूखंड की भुजा ज्ञात करने के लिए दोनों का जो परिमाप है वो बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले आप आयताकार का परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप आपको क्या मिल जाएगा, 2 × लंबाई धन चौड़ाई। आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो 2 × लंबाई है 35 और चौड़ाई कितनी है 15। इसे आप हल करेंगे, 35 और 15 50 और 50 में 2 का गुणा करेंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। तो 100 मीटर क्या हो गई, ये आयताकार भूखंड की का जो है परिमाप हो गया। और यही परिमाप किसका हो जाएगा, वर्गाकार भूखंड का हो जाएगा। तो वर्गाकार भूखंड का परिमाप कितना हो गया, ये हो गया 100 मीटर। और वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 × भुजा। तो 4 × भुजा किसके बराबर आ गई, ये आ गई 100 मीटर के बराबर। तो यहाँ से आप भुजा जब निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा 100 मीटर बटे 4 यानी कि 25 मीटर जो है उसकी भुजा की माप हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है, संलग्न चित्र में कोण बी की माप है। तो यहाँ एक चतुर्भुज दिया गया है जिसके चारों अंतःकोण में से 3 अंतःकोण दिए गए हैं और चौथा अंतःकोण बी जो है वो अप्राप्त है। उसी की माप आपको ज्ञात करनी है। बच्चों हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 360 अंश। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी कोणों का मान रख देंगे। कोण ए क्या है 95, बी हमें ज्ञात करना है जो कि x है, और सी क्या है 85 और डी क्या है 80। और ये सभी किसके बराबर हो जाएंगे, 360 के बराबर। अब इनको हल कर लेंगे तो x अंश प्लस, अब ये 3 जो है इनमें जोड़े जाएंगे। तो यहाँ बच्चों जब आप इनको जोड़ेंगे तो x अंश प्लस 95, 85 और 80 जोड़ करके कितना मिल जाएगा, ये आपको 260 अंश मिल जाता है। और जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 360 अंश माइनस 260 अंश, ये आ जाएगा 100 अंश के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आपका विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, एक वर्ग की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति है। ऑप्शंस हैं समचतुर्भुज, आयत, वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब आप एक वर्ग बनाते हैं तो वर्ग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। अब इनके मध्य बिंदुओं को हमें मिलाना है, मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाते जाना है। इस तरीके से आप मिलाएंगे
तो यह जो एक आकृति प्राप्त होगी यह भी क्या होगी, एक वर्ग ही होगी, क्योंकि यह जो कोण बनेंगे ये भी आपके 90 अंश के बनेंगे और इसमें भी प्रत्येक भुजा जो मिलेगी वो बराबर ही मिलेगी। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। यानी वर्ग की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या हो जाएगी, एक वर्ग हो जाएगी। बच्चों अगला प्रश्न यह है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 करणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ बच्चों हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है करणी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 4 करणी में 3 बराबर हो जाएगा करणी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। जब हम यहाँ से भुजा का वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 4 करणी में 3 पहले से यहाँ पर है और यह जो राशि है जिसको हम पक्षांतर करेंगे तो हर ऊपर हो जाएगा और अंश क्या हो जाएगा, नीचे। यानी करणी में 3 से करणी में 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4 का वर्ग मिल जाएगा। 4 गुणे 4 4 का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। भुजा हमें प्राप्त हो गई 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों यहाँ अगला जो प्रश्न है वह है, एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर व ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी टिकिया रखी जा सकती है। यानी जो टिकिया है वो घनाभ के आकार की है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, और जो गत्ते का डब्बा है उसमें भी वो भी जो है घनाभ के आकार का है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें कितनी टिकिया रखी जा सकती है। तो बच्चों यह आयतन का सवाल है, तो हमें क्या करना होगा, डिब्बे का जो आयतन निकालना पड़ेगा और जो साबुन की टिकिया है उसका भी आयतन निकालना होगा और दोनों आयतन को भाग देना होगा। यानी डिब्बे के आयतन में एक टिकिया के आयतन से हम भाग दे देंगे तो हमें कितनी टिकिया उसमें रखी जा सकती हैं यह प्राप्त हो जाएगा। जो डिब्बे का आयतन होगा डिब्बे का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 गुणे 40 और गुणे 25 घन सेंटीमीटर। और जो टिकिया थी, टिकिया का आयतन क्या हो जाएगा, टिकिया का आयतन हो जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 2.5 घन सेंटीमीटर। अब हमें टिकिया की संख्या निकालनी है, तो टिकिया की संख्या, जब हम टिकिया की संख्या ज्ञात करेंगे तो डिब्बे के आयतन में हम भाग दे देंगे टिकिया के आयतन से 2.5। अब इनको आप हल कर लें, 7 अट्ठे 56, 5 अट्ठे 40 और 25 में 2.5 से भाग देंगे तो ये 10 मिल जाएगा। तो आपको मिल गया 8 गुणे 8 गुणे 10। तो आप गुणा कर लें तो 8 गुणे 8 क्या होता है, 64 और 64 दाह में 640। कितनी टिकिया उसमें रखी जा सकती हैं, 640 टिकिया। तो ये आपका विकल्प जो दिया गया है 640 ऑप्शन बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, किस दर से कोई मूलधन 25 वर्षों में दूना हो जाएगा। बच्चों यहाँ दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कि वह मूलधन 25 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ हम अगर मान लेते हैं कि माना मूलधन बराबर x रुपये, मूलधन हमारा क्या है, x रुपये है, और जो ये मूलधन 2 गुना हो जा रहा है तो हमारा जो मिश्र धन हो गया
जिसे हम अमाउंट कहते हैं वो कितना हो गया, x का 2 गुना यानी कि 2x हो जाएगा। अब हम अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं, मिश्र धन को मूलधन से घटा देते हैं, यानी 2x माइनस x करना होगा। तो x रुपये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। और हमें दर ज्ञात करनी है, समय हमें दिया गया है 25 वर्ष। तो हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और जब बच्चों यहाँ से हमें दर ज्ञात करना होगा तो दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें पता हैं, इनका मान आप रखते जाएंगे। तो मान में हमें क्या करना है, साधारण ब्याज हमें मिल गया x रुपये गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, वह भी x है, और समय कितना है 25 वर्ष। तो इसे आप हल करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा और 100 में 25 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी कि दर हमारी क्या है, 4% वार्षिक। तो हमारा जो विकल्प है वो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न जो हमने लिया है वह है, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 0, 6, 12, 13 और 14 रन बनाता है तो उसके रनों का औसत है। तो यहाँ औसत ज्ञात करना है। ऑप्शंस हैं 11, 10, 12 एंड 9। तो जब भी हम औसत ज्ञात करते हैं तो दिए गए प्रेक्षणों का योगफल ज्ञात करते हैं और उसको प्रेक्षणों की संख्या से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर औसत जब हम निकालेंगे तो हमें औसत क्या मिलेगा, 0 + 6 + 12 + 13 + 14 और सभी को डिवाइड करना है। कितने मैच हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मैच हैं। तो आप इनको 5 से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम इनका योग ज्ञात कर लें। तो यहाँ योग ज्ञात करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, फिर 1, 1, 2, 1, 3 और 1 4, 45, 45 बट्टे 5। जब हम 45 में 5 का भाग देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, 5 9 45, यानी कि उन रनों का जो औसत था वो 9 रन था। तो आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2/3, 4/5, 6/7 और 5/6 में से सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। तो बच्चों इन चारों में सबसे बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, उसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके समतुल्य भिन्न बनाना होगा और सबसे पहले इनके हरों को हमें बराबर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3, 5, 7 और 6 का लघुत्तम ज्ञात कर लेंगे। तो 3, 5, 7 व 6 का लस बराबर, यहाँ बच्चों 3, 5, 7 व 6 का जो लस आएगा वो आ जाएगा 210। अब जो बच्चों हमें बनाना है वो इन भिन्नों को ऐसा बनाना है कि उनके हर क्या हो जाए, 210। तो 2/3 को जब हम 210 का हर बनाएंगे तो हमें किससे गुणा करना होगा, 210 बनाने के लिए हमें 70 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 × 70 ये आपका हो जाएगा 140/210। फिर अगला जो है आपका है 4/5। अब हर में 210 लाने के लिए 5 में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 42 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब 42 से गुणा करें, 4 दूना 8 और 4 चौका 16। तो ये हो गया 168/210। अगला भिन्न हमारे पास है 6/7 और 6/7 को हमें हर में 210 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा। बच्चों हर में 210 लाने के लिए हमें 6 को 30 से गुणा करना होगा। तो हमने क्या किया, हर और अंश दोनों में 30 से गुणा कर दिया। तो 7 × 3 = 21, 210 हो गया। और 6 में 30 से गुणा किया तो 6 × 3 =
18 180/210 हो जाएगा। अगला जो भिन्न है वो 5/6 है। तो 5/6 में हर में 210 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 35 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 गुणे 35 यहाँ पर हो जाएगा, आप गुणा कर लें। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 175/210। तो यहाँ पर सभी के जो हर हैं वो अब बराबर हो चुके हैं। तो अब हमें चेक क्या करना होगा, जिस भी भिन्न का अंश सबसे बड़ा आता है वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं 140, 168, 180 और 175 में 180 का हर अंश जो है सबसे बड़ा है। तो ये जो हमारी भिन्न 6/7 थी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से 6/7 सबसे बड़ी परिमेय संख्या होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 322 है, इनमें से सबसे छोटा गुणज है, क्या होगा ये हमें बताना है। जो 7 का गुणज का मतलब है कि जो भी संख्याएं हम लेंगे 7 के गुणे के क्रम में आएगी। अगर हम पहली संख्या को 7x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7x + 1, ठीक है। तीसरी संख्या हो जाएगी 7 × x + 2 और चौथी संख्या हो जाएगी 7 × x + 3। अब इनको हमें जोड़ लेना है और इनका योग किसके बराबर आ रहा है, 322 के बराबर, 322। अब इसे हम हल कर लेंगे तो 7x प्लस, जब अब ये कोष्ठक खोलते हैं तो 7x और 7 मिलेगा, यानी 7 का इसमें और इसमें दोनों में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x + 7। कोष्ठक खोलने पर हमें मिला 7x + 7x + 7 और दूसरे कोष्ठक खोलने पर 7 का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी, तो 7x + 7 दूना 14 मिल जाएगा। और यहाँ 7 का गुणा x और 3 में करेंगे तो 7x + 7 × 21 मिल जाएगा बराबर 322। तो यहाँ जब हम x को एक साथ करेंगे तो 7x, 7x, 7x और 7x, ये 7x हमें 4 बार प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से 7 चौका 28x हमें मिल गया और संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 7, 14 और 21 जोड़े जाएंगे तो ये हमें 42 मिल जाएगा और दाएं पक्ष में क्या मिल गया, 322। अब हमें क्या करना है, पक्षांतर कर लेना है। तो 28x = 322 - 42। 42 माइनस क्यों होगा, ये 42 जो है बाएं पक्ष में धनात्मक है और दाहिने पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 322 में से 42 को घटा लेना है, आपका उत्तर प्राप्त होगा 280। तो 28x = 280, तो x का मान क्या आ गया, 280/28। 28 जो है बाएं पक्ष में गुणा था, दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल गया 280/28 और इसमें जब भाग देंगे तो 10 प्राप्त होगा। लेकिन यह हमारा उत्तर नहीं है, यह x का मान है और हमें क्या ज्ञात करना था, सबसे छोटा गुणक, सबसे छोटा गुणज। तो सबसे छोटा गुणज क्या था, 7x, यानी पहली संख्या हमारी 7x थी तो 7 × x यानी 7 × 10 हो जाएगा। तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 70 और 70 जो है आपका सही है और विकल्प नंबर ये जो है डी है। तो इस तरीके से आपका डी विकल्प सही हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपने कुछ ऐसे प्रश्न देखे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं। तो बच्चों आशा है कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनका अभ्यास ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।